सभी को सादर प्रणाम। छू लो आसमान किसने रोका है कि फेसबुक लाइव श्रृंखला में मैं कामिनी राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय दीदी साक्षी लोकेश लिल्लारे द्वारा छू लो आसमान किसने रोका है एकेडमी के माध्यम से एक अभियान चलाया जा रहा है कि हमारे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं या जो निवासरत हैं उनके उच्च शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कैसे उनको शिक्षा प्रदान की जाए। उसी श्रृंखला में हमारा एक नवोदय जागृति अभियान, जिसे जो अब महाअभियान का रूप ले चुका है, के द्वारा बच्चों को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विगत वर्ष में सैकड़ों बच्चों के एडमिशन्स नवोदय में करा पाने में हमारी पूरी टीम, आलोक टीम, छू लो आसमान किसने रोका है की टीम सफल हुई है। ये कक्षाएं निरंतर चल रही हैं। उसी श्रृंखला में शासन की जो भी और सुविधाएं हैं और स्कूल हैं जिनसे हम आप लोगों को आपके थ्रू दूसरों लोगों तक हम जानकारी पहुंचा सके, उसी के लिए इस ऑनलाइन फेसबुक ऑनलाइन रखा जा रहा है। इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं कि जैसे सैनिक स्कूल हैं, सीएम राइज स्कूल हैं, विशिष्ट आवासीय स्कूल, श्रमोदय आवासीय विद्यालय हैं, इनमें कैसे प्रवेश परीक्षा होती है, क्या सिलेबस रखा जाता है, कौन से विद्यार्थी इसमें पात्र होते हैं, किस तरीके से उनको तैयारी करना होती है, फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे भरे जाते हैं, इन सभी के विषय में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा फेसबुक ऑनलाइन जो विषय है उसके दो टॉपिक हैं। पहला है श्रमोदय आवासीय विद्यालय एवं दूसरा टॉपिक है विशिष्ट आवासीय विद्यालय। तो आइए चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि श्रमोदय आवासीय विद्यालय कब प्रारंभ किए गए, क्या उद्देश्य है इनकी और प्रवेश प्रक्रिया क्या है। सन 2014 में गांव में निवासरत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शासन ने एक सुविधा, एक स्कूल उपलब्ध कराया की शुरुआत की, पंडित दीनदयाल श्रमोदय आवासीय विद्यालय, जिसको नाम दिया गया। इसी के निरंतर क्रम में मध्य प्रदेश की 4 बड़ी सिटीज में, 4 बड़े शहरों में, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में इन स्कूलों की स्थापना की गई। इन स्कूलों में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो श्रमिक होते हैं, रजिस्टर्ड श्रमिक, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। जिनके शिक्षा का पूरा व्यय जो बहन होता है उनकी शिक्षा पे, जिसे वो वर्ग बहन नहीं कर सकता है एक अच्छे स्कूल में डालने के लिए, उसका पूरा खर्च जो है वो मंडल द्वारा शासन वहन करता है। इन स्कूलों का उद्देश्य क्या है, क्यों इन स्कूलों को बनाया गया है? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमारा सबका मौलिक अधिकार होता है शिक्षा प्राप्त करना, एवं हर नागरिक की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। इतना प्रचार प्रसार किया जाए कि हमारे समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए श्रमिक के बच्चों को भी एक गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जा सके। शासन की यही मंशा थी। उन्होंने इन स्कूलों को प्रारंभ किया जहां पे इन बच्चों के सपनों को उड़ान मिल सके। उन्हें हमारी भी कोशिश है कि हम उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, जिससे वो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो इस स्कूल में एडमिशन ले सकें। इन स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न रखा जाता है, सीबीएसई की पढ़ाई कराई जाती है। सीबीएसई रखने का पर्पस ये है कि बच्चों को अपनी पढ़ाई निरंतर रखने के लिए, भविष्य में यदि वो निरंतर रखते हैं तो वो देश के किसी भी संस्थान में अपनी पढ़ाई को निरंतर रख सकते हैं। आगे जाकर पढ़ाई के बाद किसी भी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए, क्योंकि जरूरी है आप एक स्टैंडर्ड बोर्ड से पढ़ें ताकि आप हर एक लेवल के एग्जाम को अच्छे से, आसानी से आप उसको क्रैक कर पाएं। इसी के लिए शासन ने इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम सीबीएसई पैटर्न पर रखा है। परीक्षा शिक्षा के साथ साथ
ये जरूरी हो जाता है कि एक बच्चे का विकास में सिर्फ शिक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसके साथ साथ खेलकूद भी होते हैं, उनका सांस्कृतिक, लिटरेचर, ये भी बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। स्कूलों में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हें प्रॉपर खेल, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में भी सर्वांगीण, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, जो शायद हम गांव में रह के या हम उसमें रह के बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो इन स्कूलों के माध्यम से एक बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होना है, उस विकास के लिए हमारी कोशिश होती है, स्कूलों की कोशिश होती है कि बच्चा जब निकले तो एक पूरी परिपक्व सर्वांगीण विकास के साथ निकले। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर श्रमोदय विद्यालय, ये 4 जगह पर स्थापित है। इन 4 जगह पर ही एडमिशन होते हैं। इनमें हर विद्यालय में एक कक्षा के, 6वीं कक्षा की यदि हम बात करते हैं, 6वीं कक्षा में प्रवेश परीक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं में भी होती है, 9वीं में भी होती है, पर 6वीं की यदि बात करते हैं तो 6वीं कक्षा में 4 सेक्शंस होते हैं हर विद्यालय में। एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट्स की भी संख्या लिमिटेड रखी गई है। एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट होते हैं। इस तरीके से एक विद्यालय में 160 सीटें होती हैं बालक बालिकाओं की। 4 विद्यालय हैं तो 160 के हिसाब से 640 सीटों के अगेंस्ट 6वीं क्लास में एडमिशन दिए जाते हैं। इसका अर्थ है कि प्रवेश परीक्षा जो 6वीं क्लास की होगी उसमें 640 सीट है मध्य प्रदेश में। इसमें आप श्रमिकों, इसमें आवश्यक ये हो जाता है कि जो श्रमिक हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजीयन उनका आवश्यक है। मध्य प्रदेश शासन में पंजीकृत, रजिस्टर्ड, जिसको हम रजिस्टर्ड बोलते हैं, श्रमिक के बालक बालिकाएं ही इस स्कूल में पात्रता रखते हैं। शासन द्वारा अभी 25 लाख श्रमिकों के पंजीयन जारी कर दिए गए हैं एवं उनके परिचय पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। उन्हीं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे इस बार परीक्षा दे पाएंगे। सीट 640 के अगेंस्ट होना है 6वीं क्लास में। 7वीं, 8वीं, 9वीं में भी प्रवेश परीक्षा होती है, पर इसमें जो सीटें रिक्त रह गई हैं पिछले साल या फिर किसी ने छोड़ दिया हो या जो भी कंडीशन हो, जो सीटें रिक्त रह गई हैं उन रिक्त सीटों के अगेंस्ट सीट भरी जाती हैं। परीक्षाएं चारों क्लास के लिए होंगी, 6, 7, 8, 9 चारों क्लास के लिए ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आयु सीमा की यदि हम बात करें कि प्रवेश के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है, तो 6 क्लास में यदि बच्चा एडमिशन लेता है, 6वीं क्लास में यदि वो एडमिशन लेता है तो बच्चे की आयु 10 से 12 साल होना चाहिए। 10 से 12 साल का मतलब है कि वह बच्चा, उसका जन्म 1/4/2010 से 31/3/2014 के बीच में जन्म उसका होना चाहिए। 7वीं कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चे की, बालक बालिकाओं की एज 11 से 13 साल रखी गई है, जिसमें इसका अर्थ है कि 1/4/2009 से 31/3/2013 के बीच उस बच्चे का जन्म हुआ हो। इसी तरह 8वीं कक्षा में बच्चे की आयु 12 से 14 साल होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि बच्चे का जन्म, जो छात्र छात्राएं या अभ्यर्थी हम बोल सकते हैं, उनका जन्म 1/4/2008 से 31/3/2012 के बीच होना चाहिए। इसी प्रकार 9वीं कक्षा में जो छात्र प्रवेश परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनकी आयु 13 से 15 साल होनी चाहिए एवं उनका जन्म 1/4/2007 से 31/3/2011 के बीच होनी चाहिए। ये आयु संबंधी गणना दी गई है। प्रॉपर आपको ऑनलाइन भी ये पोर्टल पे दिख जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रवेश हेतु पात्रता क्या है, क्योंकि श्रमोदय विद्यालय में एक निश्चित कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही पात्रता होती है। तो ये हमें जानना, किसी भी आवेदन परीक्षा में, आप प्रवेश परीक्षा में आप जब आवेदन करते हैं तो सबसे पहले उसकी पात्रता पढ़िएगा। इसमें सबसे पहला 3 पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला कि रजिस्टर्ड या पंजीकृत श्रमिक के बालक बालिकाएं ही पात्र होंगे।
जो परिचय पत्र इनके पास, या हम बोल सकते हैं कि वैलिड पंजीयन प्रमाण पत्र जिनके पास होगा निर्माण श्रमिकों के पास, उनके बालक बालिकाएं ही श्रमोदय आवासीय विद्यालय 2023 की प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि अभ्यर्थी जिस भी जिले में एडमिशन लेना चाहता है, उस निर्माण श्रमिक का पंजीयन उसी जिले का होना जरूरी है। जैसे यदि हम आगे जाके बात करेंगे, जैसे मान लीजिए भोपाल संभाग में स्कूल है, उसमें कौन कौन से जिले आ सकते हैं, आगे हम अपनी श्रृंखला में इस पर भी विस्तृत से बात करेंगे। तो ये आवश्यक हो जाता है कि अभ्यर्थी जिस जिले में एडमिशन चाहता है, उसके माता पिता का पंजीयन उसी जिले में होना आवश्यक है। तीसरी चीज कि जो यदि आप 6 क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, 6वीं कक्षा में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप उस जिले के सरकारी स्कूल या फिर किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो होते हैं उसमें अध्ययनरत होना चाहिए 5वीं क्लास में। इसी तरीके से यदि आप 7वीं में ले रहे हैं तो 6वीं क्लास में आप अध्ययनरत होना चाहिए। ये जरूरी है कि उसी जिले के विद्यालय में आप अध्ययनरत हो। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पात्रता के लिए हैं। यदि आप फुलफिल करते हैं तो श्रमोदय विद्यालय परीक्षा 2023 में आप प्रवेश परीक्षा आप दे सकते हैं। अब ये 4 विद्यालय जो हमारे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर संभाग में है, इन पे हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। कि जैसे भोपाल है, श्रमोदय विद्यालय भोपाल जो मुगलिया छाप हुजूर में स्थित है, इसमें भोपाल संभाग के साथ साथ होशंगाबाद संभाग, भोपाल संभाग एवं सागर संभाग के समस्त जिले, इनमें जितने भी जिले हैं 3 संभागों के, भोपाल, सागर संभाग, होशंगाबाद संभाग, इन तीनों संभाग के जो समस्त जिले हैं, इनमें जो पंजीकृत या हम रजिस्टर्ड जो बोलते हैं पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उनके बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से श्रमोदय विद्यालय ग्वालियर जो कि महारपुर एयरपोर्ट रोड पर स्थित है, इसमें ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के समस्त जिले में जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उनके बालक बालिकाएं ही पात्र होंगे, प्रवेश पाने के पात्र होंगे। तीसरा है श्रमोदय विद्यालय इंदौर जो कि बैटमा खुर्द धार रोड पर स्थित है। इसमें इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के समस्त जिले में जितने भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। ये 3 विद्यालय हैं। चौथा विद्यालय है श्रमोदय विद्यालय जबलपुर जो कि मंगोली में स्थित है। इसमें जबलपुर संभाग के, शहडोल संभाग के एवं रीवा संभाग के, ये 3 संभागों के समस्त जिले में जितने भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उनके बालक बालिकाएं इस प्रवेश परीक्षा में प्रवेश पा सकते हैं, इन स्कूल में प्रवेश पा सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप उसमें ऑप्शंस आते हैं कि आपको जिस जिले में आप पंजीकृत हैं उसी जिले में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं उस संभाग में। यदि आप भोपाल में हैं तो आप भोपाल, सागर संभाग, होशंगाबाद संभाग, इनके किसी भी जिले में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अपने बच्चों को भोपाल के स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। इसी तरीके से बाकी भी जो मैंने आपको 3 स्कूल बताए हैं उनमें आप एडमिशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया किस टाइप से होती है। इसमें फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। फॉर्म ऑनलाइन आमंत्रित करने के लिए, चूंकि ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुके हैं भरना, इसकी अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2022 है। रात्रि के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें 8 जनवरी 2023 रविवार को आयोजित की जानी है। परीक्षा का सिलेबस जो है, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं इसमें। सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो 6वीं कक्षा में जब हम प्रवेश परीक्षा में बैठ रहे हैं तो 5वीं कक्षा का जो सिलेबस है, सिलेबस मतलब इसमें विषय आते हैं आपके हिंदी भाषा, अंग्रेजी, गणित,
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। हर सब्जेक्ट का यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भाषा से 15 प्रश्न आते हैं। 15 प्रश्न 15 अंक के होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी से भी 15-15 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। 5 हमारे सब्जेक्ट से आते हैं, 5th क्लास 5वीं क्लास से, और एक इसी के साथ एप्टीट्यूड का पार्ट भी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर्स 25 नंबर के होते हैं। इस प्रकार कुल जो पेपर है, प्रवेश परीक्षा का जो पेपर है, वो उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। 2 घंटे का मतलब आपका 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब आप पेपर देते हैं तो पेपर देने में सबसे पहले आप देखिए कि आपसे कौन से क्वेश्चंस अच्छे से बन रहे हैं। सबसे पहले आप उनको करना चालू कीजिए कि हिंदी भाषा हो गया आपका, अंग्रेजी भाषा हो गया। हिंदी भाषा में आपसे जो बनता है उनको अच्छे से करिए। सारे एप्टीट्यूड करिए, एप्टीट्यूड बन जाता है तो उनको करिए और अपने टाइम का मैनेजमेंट कीजिए कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो किस तरीके से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसी में यदि ये 6वीं क्लास की बात थी, आप 7वीं की प्रवेश परीक्षा में यदि बैठ रहे हैं तो 6वीं के जो सिलेबस है, यही सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनमें जो सिलेबस होगा वही आपकी 6वीं क्लास का सिलेबस 7वीं कक्षा में आएगा। 7वीं कक्षा का जो सिलेबस है वो 8वीं क्लास में आएगा। 8वीं की प्रवेश परीक्षा के लिए होगा और 8वीं का जो है वो 9वीं क्लास के लिए होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। चूंकि ऑनलाइन आवेदन MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कराया जा रहा है, तो सबसे पहले जरूरी है कि पंजीकृत निर्माण, बार बार मैं इस चीज पे प्रकाश डाल रही हूं कि यह जो परीक्षा है वो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए ही है। तो इसमें सबसे पहले उनके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि शासन द्वारा जारी कर दिया गया है, परिचय पत्र दे दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए सबसे पहले बच्चों को एक बेसिक जानकारी, जैसे ही आप श्रमोदय विद्यालय 2023 ओपन करते हैं तो बेसिक जानकारी पूछी जाती है, जिसमें आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पोर्टल का डिटेल, पोर्टल नंबर मांगा जाता है, जिससे उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है, बच्चे का, जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा दे रहा है, जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको एक लॉगिन ID और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता है पोर्टल से। उसके बाद वह श्रमोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की प्रवेश परीक्षा के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जैसे ही वो लॉगिन ID और पासवर्ड डालता है, प्रवेश परीक्षा का फॉर्म खुलता है। उसमें आप अपनी सारी जानकारियां आप पहले से रख के बैठिए। रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है, माता पिता का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पूछा जाता है, आपकी बेसिक जानकारी पूछी जाती है, कैटेगरी पूछी जाती है, जो भी डिटेल है उसके कागज आप पहले से रख के बैठिए और उनको उस फॉर्म में फिल करना होता है। सबसे लास्ट में एक सबमिट का ऑप्शन आता है। उसके पहले आप जानकारी पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपने जो जानकारी भरी है वो सही है या नहीं। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो एक रिसीप्ट आती है जो आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है। आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर चल रहा हो, या आपकी जो लॉगिन ID है या ईमेल है जो आपकी, वो ईमेल आप ईमेल एवं मोबाइल पर ही वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने आवेदन में कुछ गलती कर दी है, कुछ गलत भर दिया है, तो उसमें करेक्शन का ऑप्शन भी आता है। आपका जो लास्ट डेट रखी गई है एग्जाम की, प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरने की, उसके पहले आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करके अपने, यदि आपको लगता है कि आपने कोई जानकारी गलत भर दी है, आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं प्रवेश परीक्षा में, तो समय रहते उसको आप करेक्ट करिए और फिर से उस फॉर्म की जो आप भरेंगे सबमिट करके फिर से उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखिए, प्रिंट आउट अपने पास रखिए। ये प्रवेश परीक्षा निःशुल्क होती है।
इसमें किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं होता है, बच्चों को ये निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है और 6वीं से 12वीं तक उनको निःशुल्क अध्यापन कराया जाता है। इसके साथ हम बात करेंगे कि ये श्रमोदय आवासीय विद्यालय थे, जो कि हमारा आज का पहला टॉपिक था। हम आगे चर्चा करेंगे हमारे दूसरे विषय पे, जो कि है विशिष्ट आवासीय विद्यालय। जैसे कि श्रमोदय आवासीय विद्यालय जो थे वो एक कैटेगरी थी कि रजिस्टर्ड श्रमिक जो हैं उनके बच्चे ही इसके पात्र होंगे। इसी तरीके से विशिष्ट आवासीय विद्यालय जो हैं उनके लिए भी एक आप बोल सकते हैं कि इसमें इस प्रवेश परीक्षा में समाज का हर वर्ग किसी न किसी तरीके से शामिल है, परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के जो लोग हैं उनके बच्चे ही इस परीक्षा को दे पाते हैं। आगे जाके हम बात करेंगे कि वो विशिष्ट स्थितियां कौन सी होती हैं जिनके बच्चे ही इसके पात्र होते हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा इन शैक्षणिक संस्थान खोले गए जो जनजातियां हैं या जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं और जो विशिष्ट परिस्थितियों के बच्चे हैं, जिनके अध्यापन के लिए इस तरीके के स्कूल खोले गए हैं कि उनको गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जा सके, उनका एक देश के उत्थान में या हम बोल सकते हैं कि देश के विकास में उनका सहयोग हो सके। इसी के क्रम में हम बात करते हैं कि विशिष्ट आवासीय विद्यालय 3 तरीके के विद्यालय होते हैं। पहला होता है एकलव्य आवासीय विद्यालय। एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्र भी होते हैं, छात्राएं भी होती हैं, मतलब बालक एवं बालिकाओं दोनों के लिए ये प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दूसरा विद्यालय होता है कन्या परिसर शिक्षा। कन्या परिसर शिक्षा में सिर्फ, जैसे नाम से ही है, सिर्फ गर्ल्स या हम बोल सकते हैं कि छात्राएं ही पात्र होती हैं प्रवेश परीक्षा देने की। तीसरा विद्यालय होता है इसके अंतर्गत, तीसरा विद्यालय आवासीय परिसर या आवासीय विद्यालय होता है, जिसमें छात्र भी होते हैं एवं छात्राएं भी होती हैं। इसमें प्रवेश परीक्षा 6वीं के लिए आयोजित की जाती है। विशिष्ट आवासीय प्रवेश परीक्षा जो है वो 6वीं के लिए आयोजन किया जाता है। इसका 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इनमें भी प्रवेश दिया जाता है, पर उसके लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। उसके लिए आपको संबंधित विद्यालय में जाके प्रिंसिपल से, यदि वहां की सीट्स खाली होती हैं, यदि वहां की सीट खाली होगी 7th, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, मतलब 7वीं से लेके 12वीं क्लास तक यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको पर्सनली उस स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से बात करके, यदि वहां पे सीट खाली होती है तो आपको एडमिशन दिया जाता है। परंतु 6वीं क्लास में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं इसके। अब हम सीटों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमारे 3 विद्यालय हैं विशिष्ट आवासीय विद्यालय। पहला है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। इसमें बालकों की जो कक्षा 6वीं के लिए चर्चा हो रही है, क्योंकि यह प्रवेश परीक्षा सिर्फ 6th क्लास के लिए आयोजित की जाती है। मतलब जो बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और 6th क्लास में वो एडमिट होना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं। तो एकलव्य आदर्श आवासीय परीक्षा में कक्षा 6वीं में बालकों की संख्या 1830 सीट्स है और बालिकाओं की 1860 है। इस तरीके से 3690 सीटें एकलव्य आदर्श के लिए रखी गई हैं। इसमें भी हर स्कूल में 6वीं के 2 सेक्शंस होते हैं, जिसमें 30-30 सीटों का विभाजन किया गया है। इसका मतलब है कि एक स्कूल में 6वीं क्लास में लगभग 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है। दूसरा होता है कन्या शिक्षा परिसर। इसमें चूंकि बालिकाएं ही होती हैं, इसमें बालिकाओं की 4780 सीटें रखी गई हैं। इसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं कन्याओं के, जिसमें हर विद्यालय में 2 सेक्शंस होते हैं, जिसमें लगभग 35 एक सेक्शन में 35 गर्ल्स होती हैं। इस तरीके से कुल एक स्कूल में 6वीं क्लास में 70 सीट्स होती हैं, जिनके अगेंस्ट एग्जाम कराया जाता है। तीसरा होता है आपका आदर्श आवासीय विद्यालय। आदर्श आवासीय विद्यालय जिसमें बालक बालिकाएं दोनों होती हैं। बालिका नहीं होती है, सिर्फ बालक ही होते हैं। इसमें 280 सीटें होती हैं बालकों की।
इसमें एक सेक्शन, इसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर यदि हम तीनों विद्यालयों की बात करें तो कुल मिला के 8,750 सीटों के लिए यह एग्जाम कराया जाएगा। इन विद्यालयों की संख्या काफी अधिक होती है। यदि मध्य प्रदेश में बात की जाए तो एकलव्य ही करीबन लगभग 2829 एकलव्य स्कूल ही है। इसी तरीके से कन्या एवं आदर्श विद्यालयों की भी संख्या है। छठवीं में चूंकि 7वीं 8वीं का मैंने आपको बताया कि प्रवेश परीक्षा नहीं होती है इसमें यदि सीटें रिक्त होती हैं तो उस स्कूल के प्रिंसिपल अपने लेवल पर ही यदि वहां पे कोई कांटेक्ट करता है तो उन सीटों को भरा जाता है। अब इसमें आवेदन के लिए कैसे करना है, पात्र कौन होता है? आवेदन करने के लिए इसमें जरूरी है कि 5वीं कक्षा में बच्चा अध्ययनरत होना चाहिए जो कि 6वीं में प्रवेश लेना चाहता है। ये प्रवेश परीक्षा में 5वीं कक्षा में जो बच्चा होगा वो दे सकता है। इसमें जो पात्रता है वो पात्रता कुछ विशिष्ट, जैसे मैंने आपको जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो बोला था कि कुछ विशिष्ट बच्चों के लिए ये विद्यालय खोले गए हैं। उन विशिष्ट में सबसे पहला आता है आपका जनजातियां की, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके बच्चों के लिए खोले गए हैं। दूसरा, कुछ विमुक्त जनजातियां हैं, कुछ अन्य पिछड़ी जातियां हैं। अन्य पिछड़ी जातियां जैसे बैगा, भारिया, सहरिया, इस टाइप की जातियां हैं जिनके बच्चों को एडमिशन्स दिया जाता है। कुछ घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां होती हैं जो अपने घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति का मतलब होता है कि आप अपने जीवन यापन के लिए कुछ टाइम एक जगह पे हैं, उसके बाद फिर आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए। आप बोल सकते हैं कि जो श्रमिक वर्ग होता है या जो इस टाइप का कार्य करते हैं, जो कुछ टाइम के लिए एक जगह है उसके बाद दूसरी जगह। तो इसमें घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए। तीसरा, कि यदि वामपंथी उग्रवादी में किसी के माता पिता की डेथ हुई है या उनने अपने माता पिता को खो दिया है, उनके बच्चों के लिए भी शिक्षा प्रवेश परीक्षा की पात्रता रखते हैं वो। कोविड में यदि किसी के माता पिता की डेथ हुई है तो वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल होते हैं, पात्र रखते हैं परीक्षा देने के लिए। यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो वो भी इस परीक्षा को दे सकता है। या फिर किसी दिव्यांग माता पिता का कोई बच्चा है जिसे प्रवेश 6 क्लास में लेना है, वो भी इस परीक्षा को दे सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें समाज का हर वर्ग, किसी न किसी तरीके से समाज का हर वर्ग सम्मिलित हुआ है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण जो अपनी पढ़ाई को निरंतर नहीं रख पा रहे हैं, उनके लिए ये विद्यालय खोले गए हैं। इनमें रिजर्वेशंस होता है। या पहले हम बात करते हैं कि इसकी ऑनलाइन, चूंकि प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन की इसकी भी डेट आ चुकी है, फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा की प्रारंभिक तिथि 20 नवंबर 2022 से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं और इसकी भी अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2022 है। 25 दिसंबर 2022 के पहले आपको इसके सारे फॉर्म्स फिल करना है। इसमें प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाएंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए 16/1/2023 से इसके प्रवेश पत्र, परीक्षा की तिथि के दिन तक आप इसकी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी प्रवेश परीक्षा 29/1/2023 को आयोजित की जानी है, सुबह 10 से 1 बजे तक। परीक्षा की तिथि है 29/1/2023 सुबह 10 से लेके 1 बजे तक। परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाते हैं? जनरली परीक्षा केंद्र जो है वो जिला विकास खंड मुख्यालय के निर्धारित विद्यालयों में ही बनाए जाते हैं। उनकी सूचना जैसे ही आपके प्रवेश पत्र आते हैं उसके पहले प्रवेश पत्र में भी लिखा रहता है कि आपको सेंटर क्या मिला है, कहाँ पे आपको परीक्षा देनी है, टाइमिंग क्या है उसकी, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको प्रवेश पत्र में देखने मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें आयु कितनी होती है, कितनी एज होती है। चूंकि 6वीं क्लास में एडमिशन दिया जाता है तो 6वीं क्लास के बच्चे की 5वीं क्लास का जो बच्चा है जो पास कर चुका है 5th क्लास, उसकी आयु 10 से 13 साल होनी चाहिए। 10 से 13 साल के बीच होना आवश्यक है। इसमें
दिव्यांग हेतु, बाकी सभी के लिए सेम आयु गणना होती है, इसमें सिर्फ दिव्यांग हेतु 2 वर्ष अतिरिक्त प्रदाय किए जाते हैं। मतलब यदि 10 से 13 साल सभी के लिए रखा गया है तो 10 से 15 साल दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए होता है। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए टाइमिंग भी, जब एग्जाम वो देने जाते हैं तो टाइमिंग भी 30 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है। यदि किसी को लगता है कि वो दिव्यांग इस तरीके से है कि वो खुद पेपर नहीं दे पा रहा है तो इसमें वो अपने हेल्पर को भी लेके जा सकता है जो उसके लिए पेपर देता है। इसकी परमिशंस भी शासन देती है। परीक्षा फॉर्म भरने के पहले आप इसमें tribal.gov. इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर डिटेल अवश्य देख लें कि आवेदन पत्र के लिए क्या क्या लगना है, क्योंकि चूंकि ये विशिष्ट परिस्थितियों के लिए है इसलिए इसमें अलग अलग तरीके के प्रमाण पत्र लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लग सकता है, और भी जो इसमें दी गई हैं उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस परीक्षा को देने के लिए पात्र होंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि चूंकि ये समाज के हर वर्ग के लिए खोला गया है तो इसमें रिजर्वेशंस रखे गए हैं। मतलब सीट, यदि 100 सीटें हैं तो 100 सीटों के हिसाब से इसमें रिजर्वेशन इस तरीके से रखा गया है कि इन 3 महाविद्यालयों में एकलव्य, आदर्श कन्या शिक्षा एवं आदर्श आवासीय विद्यालय, इसमें सबसे पहले रिजर्वेशन जनजातियों का आता है। जनजातियों हेतु 80% का रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें मेरे से अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी परीक्षा, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी संदीप जी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम विशिष्ट आवासीय परीक्षा के विषय में बात कर रहे हैं। विशिष्ट आवासीय परीक्षा जो कुछ विशिष्ट बच्चों के लिए, समाज के विशिष्ट बच्चों के लिए आयोजित की जाती है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसमें 3 विद्यालय होते हैं। 3 विद्यालय आपके एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालय, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ये जनजातियों, हम आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन पे हम बात कर रहे थे। रिजर्वेशन में जनजातियों का 80% रिजर्वेशन होता है। 80% रिजर्वेशन का मतलब है कि यदि 70 सीटें हैं तो 70 सीटों के हिसाब से 80% रिजर्वेशन में लगभग 56-57 सीट्स आती हैं जो जनजातियों के लिए रिजर्व होंगी। उसमें जनजातियों के जो बच्चे होंगे उनके लिए वो सीटें रिजर्व होंगी। दूसरा हमारा आता है विशिष्ट पिछड़ी जनजाति। विशिष्ट पिछड़ी जनजाति में आपको 5% रिजर्वेशन है। 5% रिजर्वेशन का मतलब है कि जैसे 56 सीटें हमारी जनजातियों की हो गई तो इसी तरीके से 5% सीटें, मतलब लगभग यदि हम 70 सीटों के हिसाब से लेते हैं तो लगभग 4 से 5 सीटें हमारी विशिष्ट जनजातियों के लिए जाती है। तीसरा हमारा आता है इसमें रिजर्वेशन विमुक्त जनजाति, जिसको हम DNT बोलते हैं, घुमक्कड़ जनजाति एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति। इनके लिए भी 5% रिजर्वेशन रखा गया है, मतलब लगभग 4 से 5 सीटें इनके लिए भी होती हैं। एक स्कूल के आइडिया से ये सीटें बताई जा रही हैं, बाकी सीटें होती बहुत ज़्यादा हैं MP में। इसके बाद तीसरा जो रिजर्वेशन, चौथा रिजर्वेशन आता है वो है वामपंथी उग्रवाद। कोविड के कारण जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया हो एवं विधवा यदि कोई है तो उनकी जो संतानें हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। 10% रिजर्वेशन, इसी के साथ दिव्यांग बच्चे जो है वो भी इसी 10% में आते हैं कि जिनके या तो माता पिता दिव्यांग हो उनके बच्चों के लिए, या फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए। इन चारों के लिए 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये रिजर्वेशन से यदि सीटें नहीं भरती हैं, ये महत्वपूर्ण है इसमें कि यदि रिजर्वेशन से सीटें नहीं भरती हैं तो फिर बाकी की जो कैटेगरी हैं उनसे ये सीटें भरी जाती हैं। मतलब यदि मान लीजिए 80% हमको जनजातियों के बच्चे नहीं मिलते हैं, प्रवेश परीक्षा में वो नहीं आते हैं, तो नीचे के जो विशिष्ट जनजाति हैं, विमुक्त जनजाति हैं, या फिर कोविड में जिन्होंने अपने माता पिता को खोया हो, दिव्यांग स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स द्वारा ये सीटें भरी जाती हैं। अब हम आते हैं कि इसमें प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। इसमें भी प्रवेश परीक्षा 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें प्रवेश परीक्षा में।
एक होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी परीक्षा से पूछे जाएंगे, जिसमें 50 मार्क्स का पेपर होगा। दूसरा होता है अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट मतलब मैथ्स से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन आपको फिफ्थ क्लास का सिलेबस ही आएगा, क्योंकि आप 6वीं क्लास में प्रवेश ले रहे हैं। तो 5वीं क्लास तक जो मैथ्स पढ़ाई जाती है उससे लगभग 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 नंबर के आते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं जो कि। तीसरा होता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट होता है आपका हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का। इसमें भी आपको 5th क्लास तक, 5वीं क्लास तक अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी भाषा का जो ज्ञान दिया जाता है उससे संबंधित सवाल आते हैं, जो कि 25 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको टोटल पेपर मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और 100 ही नंबर का पेपर होता है, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चंस होता है। इसमें पेपर का जो माध्यम है वो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों रखा जाता है। मतलब बच्चे यदि चाहें, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, उसको हिंदी में भी दिया जाता है और उसको इंग्लिश में भी दिया जाता है। तो बच्चे या अभ्यर्थी जिसमें कंफर्टेबल होते हैं, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं, वो उसमें पेपर दे सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको टिक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा मैंने बताया था कि दिव्यांग बच्चों के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। यदि उन्हें हेल्पर की जरूरत है तो हेल्पर भी वो अपना ला सकते हैं, जिसकी परमिशन उनको लेनी होती है पहले से। पेपर में, चूंकि पेपर 5वीं कक्षा में जो CBSE या फिर SCERT, NCERT इनके जो सिलेबस है उससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। मेंटल एबिलिटी को हम बोल सकते हैं कि रीजनिंग है, एक टाइप से रीजनिंग का टेस्ट होता है। रीजनिंग का मतलब है कि जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं ब्लड रिलेशन वाले। ब्लड रिलेशन का मतलब है कि जो हमारे, जैसे हम बोलते हैं कि इनकी माता के पिता जो है वो इनके क्या हुए, इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ब्लड रिलेशन वाले। या फिर मिसिंग नंबर्स हैं, आपको 8-10 नंबर्स लिखे हुए हैं और 20 से 1 नंबर गायब कर दिया और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा। या फिर नंबर सीरीज आते हैं, कुछ विषम शब्द आते हैं। विषम शब्द का मतलब है कि आपको 4 क्वेश्चन में 4 शब्द दिए रहेंगे, जिनमें से 3 का आपस में कुछ ना कुछ संबंध होगा और चौथे को आपको उसमें से ढूंढना होगा। तो ये आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूछा जाता है। इसके बाद यदि आपको इसके बारे में और भी विस्तृत में जानकारी लेनी है तो tribal.mp.gov पर आप पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं उस पर डिटेल ऑनलाइन। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं क्वेश्चन भी देखती जा रही हूँ। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा पर्पस है, हमारा मकसद है कि हम बच्चों तक, जन जन तक आपके माध्यम से, और आप बच्चों तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर पहुंचाएं कि समुदाय में कैसे एडमिशन, कौन बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं एवं विशिष्ट आवासीय परीक्षाओं में कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। यदि ये जन जन तक, हर एक जो अंतिम छोर पर हमारा श्रमिक वर्ग खड़ा है या ऐसे बच्चे खड़े हैं जिनको जरूरत है शिक्षा की, यदि हम उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाते हैं तो हम अपने आप को ये मानेंगे कि हमारी मुहिम जो है वो सफलता की ओर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं देख रही हूँ, मैं इसका जवाब देती जाऊंगी। हमारे ये 2 विद्यालय जिन पे आज हमने चर्चा की, समुदाय आवासीय विद्यालय एवं दूसरा था विशिष्ट आवासीय विद्यालय। इसके साथ ही मैं जो हमारी छू लो आसमान किसने रोका है की पूरी टीम एवं आलोक की टीम, आदरणीय साक्षी लोकेश लिलारी जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, जिसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार। एक क्वेश्चन आया इसमें कि दीदी इन क्लास की फीस क्या होती है। ये निशुल्क है, निशुल्क है, समुदाय विद्यालय निशुल्क है, शासन की ओर से पूरा खर्चा वहन किया जाता है। इनके लिए कोई भी आपको फीस नहीं देनी होती है। इनफैक्ट प्रवेश परीक्षा की भी कोई भी फीस नहीं होती है।
तो मैं एक बार फिर आदरणीय दीदी का, आदरणीय साक्षी लोकेश लिल्लारे, जिन्होंने छू लो आसमान किसने माध्यम से शिक्षा की इस महाअभियान को निरंतर बनाए रखा है, उनकी पूरी टीम को, आलोक की टीम को धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते जाइए। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे अंतिम छोर पे या जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको जरूरत है कि उन तक इन्फॉर्मेशन जाए, वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और हमारे देश के भविष्य में या देश के विकास में वो अपनी ऊर्जा लगा सकें, अपना योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को समाप्त करती हूँ, अपने वाणी को विराम देती हूँ। आपका यदि कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निरंतर आपको इसके बाद छू लो आसमान किसने रोका है कि टीम द्वारा आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।